गुड मॉर्निंग। आइए फिर सिंपलेस्ट लर्न के सिंपल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे सी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज जो टॉपिक हम लोग मेनली देखने जा रहे हैं वो हमारा डेटा टाइप है, और आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली जिस बात को कॉन्सेंट्रेट करेंगे उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है। क्लासेस ऑफ डेटा टाइप्स देखेंगे। आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे इंटीजर पे, फिर हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वेरिएबल के डिक्लेरेशन में डेटा टाइप का रोल क्या होता है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या क्या जानकारी हमको वहाँ से मिलता है। इससे ठीक पहले वाले लेक्चर में इस सब बातों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि असल में यह जो आंसी स्टैंडर्ड है सी का, इन लोगों ने डेटा टाइप को 3 कैटेगरी में बांटा है। प्राइमरी या फंडामेंटल, फिर दूसरा है डिराइव्ड, फिर तीसरा है यूजर डिफाइंड। आज के क्लास में हम लोग प्राइमरी और फंडामेंटल को ही कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भी सी का कंपाइलर है करीब करीब सभी जगह पे 5 फंडामेंटल डेटा टाइप दिया गया, और यह जो फंडामेंटल डेटा टाइप दिया गया है इसको देने के पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि रियल लाइफ में जितने तरह के वैल्यू पे हम लोग काम कर सकते हैं सभी वैल्यू को एकोमोडेट करने का कोशिश किया गया। जैसे एग्जांपल में मान लिया हमारे पास वैल्यू 2 तरह का हो सकता है इंटीजर में। इसमें न्यूमरिक वैल्यू पहला हो सकता है इंटीजर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, दूसरा ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, तीसरा हमारे पास कैरेक्टर हो सकता है, चौथा एक स्पेशल टाइप का वॉइड जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। जब समय आएगा तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इंटीजर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इंटीजर के बारे में हम लोगों ने कहा कि टाइप्स ऑफ इंटीजर कितने तरह का होता है। इस पूरे को अभी हम स्किप कर रहे हैं और हम डायरेक्ट इस प्रोग्राम पे आ जा रहे हैं। यहाँ पे आपने लिखा num1 और इसका डाटा टाइप आपने लिया इंट, num2 आपने डाटा टाइप लिया शॉर्ट, num3 आपने डाटा टाइप लिया शॉर्ट इंट। एक बात आप जान लीजिए, यह जो शॉर्ट है बेसिकली ये क्वालिफायर है। अगर हम इसके साथ इंट नहीं भी लिखते हैं फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट इंट इसके साथ रहता ही रहता है। इसका मतलब हुआ कि यह जो हमारा num2 भी है, यह जो num2 है हमारा, यहाँ भी हम लोगों ने शॉर्ट इंट num2 ही लिखा है। इंट को हमने अगर छोड़ भी दिया फिर भी सिस्टम ने इसको इंट ही समझा है। उसी तरह से यह जो लॉन्ग है हमारा, यह भी एक तरह का क्वालिफायर ही होता है। इसके साथ भी अगर हम इंट को छोड़ देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम वहाँ पे इंट ले ही लेता है। इसीलिए या हम लॉन्ग इंट num4 लिखें या हम लॉन्ग इंट या सिर्फ लॉन्ग num4 लिखें, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है। इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ सिर्फ num5 यहाँ लिख दिए थे, कहीं इसका यूज़ तो हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस बात को शो करने के लिए कि num5 जो एक वेरिएबल है इसका डेटा टाइप भी वही है जो कि num4 का है। इसके बाद हमने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन कर दिया है। वैल्यू को असाइन करने के समय हमने इसके रेंज को ध्यान में रखा है। रेंज भी बस इस प्रोग्राम के डिस्कशन के बाद रेंज पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग को भी समझना है। जैसे num1 है, इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है तो %d। यह जो num2 है यहाँ भी %d हमने लगाया है, क्योंकि यह जो शॉर्ट होता है इसके लिए हम %d भी लगा सकते हैं या %hd भी हम लगा सकते हैं। उसी तरह से num3 के लिए %d है क्योंकि वह भी शॉर्ट है। इसके बाद आपने लिखा num4 में %ld क्योंकि यह लॉन्ग है। फिर आपने लिख दिया %hd क्योंकि शॉर्ट के लिए दोनों अलाउड है, %d भी और %hd भी। इसका आउटपुट जो एक नॉर्मल आउटपुट है वह यहाँ आया हुआ है। जो जो वैल्यू हम लिए थे सारा वैल्यू यहाँ पे आ गया है। अब आइए जरा एक बार इसको हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कि किसको कितना मेमोरी का साइज मिलता है, किसको क्या रेंज मिलता है, किसका क्या कीवर्ड्स है। जैसे आपने लिखा शॉर्ट या भी इंटीजर का टाइप है, इसको 1 बाइट जगह मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपने लिखा, आपने यहाँ पे लिख दिया क्या शॉर्ट और नम, आपने यहाँ पे लिखा शॉर्ट नम। जैसे आपने लिखा शॉर्ट नम कि सिस्टम इसको क्या करेगा 1 बाइट जगह का एलोकेशन कर देगा। क्लियर है। अब नम के अंदर जो भी वैल्यू हम लेंगे वह वैल्यू यही हो सकता है।
-128 से लेकर +127 तक, 127 से आगे जाना या -128 के पहले जाना, बिल्कुल क्या करेगा या फिर सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सी और C++ दोनों इनका एक हैबिट है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपने गलत काम किया तो क्या आउटपुट आएगा उसको आप समझ नहीं पाएंगे, इसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं। ठीक है, इसका जो कीवर्ड है अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे, या तो आप शॉर्ट लिखिए, नहीं तो फिर आप शॉर्ट इंट भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच में स्पेस होगा। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है कि ना शॉर्ट क्या है, क्वालिफायर है, जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या क्या दिया हुआ, %d या %d। अभी तुरंत हम लोग प्रोग्राम में इसको यूज करके देख चुके हैं। ठीक है, सेकेंड जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो हमारा इंट है। इसको मिलता है 2 बाइट, इसका रेंज यहाँ दिया हुआ है -32768 232 अगर कोई आदमी यहाँ लिख दे इंट नम और नम इक्वल टू 40,000, निश्चित रूप से वो सही काम नहीं करेगा अगर उस मशीन पे इंट को 2 बाइट मिला होगा तब। उसी तरह से लॉन्ग 32 बिट है, क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है इसीलिए इसका रेंज भी बढ़ा दिया गया। इसके लिए डेटा टाइप लॉन्ग है, और लॉन्ग के लिए जो आपका दिया गया है आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग, वह दिया गया है आपका %LD। देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ %LD। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना है कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वालिफायर है। अगर हम यहाँ पे इंट को एब्सेंट भी कर देते हैं फिर भी सिस्टम इसको इंट ही समझेगा। अब आ गया यहाँ पे कि यह जो मेमोरी साइज होता है इंटीजर का, बेसिकली यह मशीन डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि ना बिल्कुल फ्रीडम है, इनको कंपाइलर टू कंपाइलर वैरी भी कर सकता है। नेक्स्ट किसी क्लास में, जस्ट इसके बाद वाले में या फिर उसके बाद वाले क्लास में, जब हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ेंगे तो यह एक ऐसा ऑपरेटर दिया गया है सी में जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि उस मशीन पे इंट या फिर किसी और डेटा टाइप को कितना मेमोरी का एलोकेशन किया गया है। यहाँ पे ऐसे हमने लिख दिया है कि फिर अगर हम लोग मशीन अगर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 16 बिट अगर मशीन अगर यूज अगर हो रहा है तब निश्चित रूप से हमको क्या मिलेगा, वहाँ मिलेगा 16 बिट मिलेगा इंट के लिए, और अगर 32 बिट मशीन अगर यूज कर रहे हैं तो हमको मिलेगा 32 बिट। अब सवाल यह है कि आखिर यह 16 बिट मशीन क्या है, 32 बिट मशीन क्या है। असल में अगर आप मशीन के डिफिनीशन को अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई मशीन अगर 16 बिट मशीन है, इसका मतलब हुआ कि वह यूनिट टाइम में 16 बिट वर्ड को ही प्रोसेस करेगा, और अगर 32 बिट होगा तब वह यूनिट टाइम में 32 बिट वर्ड को प्रोसेस कर, मैंने एक बार में उतना बड़ा वर्ड को अगर वह चाहे तो उसका ऑपरेशन उसका प्रोसेसिंग कर सकता है। यही कारण है कि फिर 32 बिट मशीन जो होगा ये फास्ट होगा, क्योंकि एक समय में आप 2 पराठा खाइए या एक समय में आप 4 पराठा खा जाइए तो निश्चित रूप से 4 वाले ज़्यादा खा लेंगे उतने ही समय में, मतलब उनका स्पीड क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ लिखा कि भाई 30, लेकिन एक बात जान लीजिए कि न जैसे आपने कहा कि इंट को क्या मिला 32 बिट, तब इसका रेंज भी क्या होगा, बढ़कर लॉन्ग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेंज तो मेमोरी साइज पे ही डिपेंड करेगा। क्लियर है, इसीलिए यह मशीन डिपेंडेंट होता है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाइए कुछ दूसरे प्रोग्राम को भी जरा हम लोग देखते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया है। यह जो प्रोग्राम 2 है आपका, इसमें एरर आने वाला है। एरर क्यों आ रहा है, इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे एरर, तो यहाँ पे यह लाइन स्प्लिट किया हुआ है। यह जो लाइन है आपका, इसको हमने स्प्लिट कर दिया है। यह चीज़ अलाउड नहीं है प्रिंटफ में। अगर आप प्रिंटफ लिख रहे हैं तो आप पूरे लाइन को लिखते जाइए, जहाँ जगह नहीं मिलेगा सिस्टम खुद ब खुद उसको नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन आप नहीं कर पाइएगा, माने एक्सप्लिसिटली अलाउड नहीं है। यही कारण है कि यह जो प्रोग्राम है यह एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 जगह पे स्प्लिट किया है, एक तो यहाँ कर दिया है फिर एक यहाँ कर दिया है। यही कारण है कि नहीं यह प्रोग्राम फिर काम नहीं करेगा, और यह कंपाइल टाइम एरर का केस है। लेकिन सवाल यह है कि मान लीजिए कि भाई अब हमारा इंटेंशन ही है कि हम लाइन को चेंज करें,
तो उसके लिए यहाँ एस्केप या जो आप देख रहे हैं एस्केप कैरेक्टर का यूज आप कर सकते हैं, यह जो लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद सिस्टम यहाँ एरर नहीं देगा, बल्कि सिस्टम इंतज़ार करेगा कि भाई यूजर हमारा लाइन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वैसे केस में आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन स्प्लिट डायरेक्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। यह जो एस्केप कैरेक्टर है हमारा, इसके अलावे और कोई दूसरा उपाय आपके पास नहीं है। इसीलिए जैसे हमने एस्केप लगा दिया तब यह पता चल गया कि भाई सिस्टम को कि ना यूजर हमारा उस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, एक्सप्लिसिटली। इसीलिए इस बार यह बिल्कुल सही आउटपुट आ जाएगा इसका मतलब हुआ कि ना अब हम लोग बोल सकते हैं कि प्रिंटिव में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्प्लिट नहीं होता। अगर स्प्लिट की ज़रूरत हो तो हमको स्लैश का यूज करना पड़ेगा, ताकि सिस्टम यह समझ जाए कि यूजर इंटेंशनली इस लाइन को दो बार में लिखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे खैर हमने यहाँ लिखा भी है कि भाई जब भी आप प्रोग्राम लिखिए तो आप कंट्रोल स्ट्रिंग और रेंज ऑफ यूज डेटा टाइप का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो सिस्टम क्या बिहेव कर देगा इसको समझ पाना मुश्किल है। यहाँ जानबूझ के हमने चेंज कर दिया है। num3 में हमने लिख दिया %LD। अगर हम चाहते तो इसका आउटपुट भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ लिखा है कि आप लोग खुद से अपने कंपाइलर पे इस्तेमाल करके देखिएगा। कई एक बार क्या होता है, बच्चे फिर हमको बोलते हैं कि सर आपने कहा था गार्बेज आएगा, लेकिन हमारे कंपाइलर पे सही आया। तो हम बराबर बोलते हैं कि कचरा कचरा होता है, कचरा के डब्बा में कोई आदमी हाथ लगाए सोना मिल जाए, इसका मतलब यह नहीं कि ना रोज़ वो कचरा के डब्बा में हाथ लगाएगा, ठीक है ना। इसीलिए गलत काम करने का कोशिश नहीं करना। हो सकता है एक आध बार सही आउटपुट आ भी जाए, फिर भी हमको इस बात से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि हमने पहले दिन के ही क्लास में कहा है कि ना सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमको इसके ग्रामर को ऑनर करना पड़ेगा। आज के क्लास में हम लोग जो बात पढ़े इसमें इंटीजर था। अभी नेक्स्ट क्लास में फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर के ही एक दूसरे एस्पेक्ट को, जिसको हम लोग साइंड और अनसाइंड इंटीजर बोलते हैं। वहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे क्या कि दोनों में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, दोनों के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है। और आज के क्लास में हम लोगों ने इंटीजर को देख लिया है, और उम्मीद है कि जितना भी प्रोग्राम हम लिखवा रहे हैं सारे प्रोग्राम को आप लोग चेक भी कर रहे होंगे अपने लैपटॉप पे। अगर कोई भी एरर अगर आता है या कोई भी कन्फ्यूजन अगर होता है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ताकि आपको जवाब दिया जा सके सही समय पे। चलिए फिर कल पुनः मुलाकात होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।